नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला चैप्टर सेल एंड टिश्यू, कोशिका एवं ऊतक, दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरा स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थि कंकाल तंत्र और चौथा रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज का जो टॉपिक है वो 5th चैप्टर है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन से अंग होते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कार्य करता है, उन अंगों की संरचना क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का मतलब ये है कि यहाँ किसी चीज़ का पाचन होता है और पाचन और डाइजेशन जो है वो जो हम भोजन करते हैं प्रतिदिन उसका होता है। तो जो भोजन होता है वो हमारी मूलभूत जो आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो आवश्यकताएं हैं उसमें भोजन एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में हमारे जीवन में होता है। क्योंकि थोड़े से दिन तक तो हम भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद व्यक्ति जीवित नहीं रहता बिना भोजन के, क्योंकि भोजन हमें बल देता है, ताप देता है और ऊर्जा देता है। मतलब कार्य करने की शक्ति देता है, एनर्जी देता है और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, ताप है, तापमान जो है उसको नॉर्मल बनाए रखने में भी मदद करता है। पाचन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे पाचन अंग होते हैं और वो जो पाचन अंग होते हैं वो पाचन तंत्र के अंतर्गत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं यानी डाइजेशन, भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं, एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का वो तो अवशोषण करने का कार्य करते हैं, और चौथा कार्य है कि अपचित भोज्य पदार्थ जो बचा हुआ है, जो मलाशय में आ जाता है, तो अपचित भोज्य पदार्थ को उत्सर्जित करने का कार्य भी पाचन तंत्र का होता है। मतलब पाचन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग होते हैं, अभी अंगों के मैं नाम बताऊंगी आपको। तो उन अंगों के द्वारा जो हम भोजन लेते हैं हमारे शरीर में, उस भोजन को पहले चबाते हैं। तो जो चबाते हैं वो दांत होते हैं और दांत जो है वो पाचन तंत्र का एक अंग है। तो चबाते हैं, फिर पचाते हैं, पचाने में तो बहुत सारे अंग काम में आते हैं। उसके बाद में अवशोषण, अवशोषण में मेनली जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंती काम में आती है, तो अवशोषण किया जाता है। अवशोषण मतलब थोड़े जो पौष्टिक तत्व हैं जो सरलतम यौगिक में हो गए उनका अवशोषण किया जाता है। और जो अपचित भोज्य पदार्थ है, जो फाइबर्स हैं या कोई और चीज़ें हैं, अपचित भोज्य पदार्थों को पाचन तंत्र उत्सर्जन के लिए भी, मतलब उत्सर्जित करने का कार्य भी करता है। उसके बाद में पाचन तंत्र में जो भोजन आता है वो अंगों में जाता है, अंगों से और छोटे छोटे अंगों में जाता है। तो जो भोजन हमने खाया, आपने चपाती, दाल, चटनी, जो भी चीज़ खाई, तो वो जो भोजन है वो छोटे छोटे अंगों में जाके छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होता है। छोटे कणों में परिवर्तित होने के बाद में जो पाचक रस होते हैं, जगह जगह पाचक रस मिलेंगे, आमाशय में, छोटी आंत में, अग्नाशय में, तो जो पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, वो इन यौगिकों, जो छोटे छोटे कण हो गए भोजन के चबाने के बाद में, चबाने से छोटे टुकड़े हो गए और चबाने के बाद में उन पाचक रसों के साथ में वो मिक्स होते हैं पाचन अंगों में, और फिर पाचक रसों के साथ वो सरल यौगिकों में, एक सिंपल जो मतलब यौगिक है, कंपाउंड है, उसमें परिवर्तित होते हैं। जैसे चपाती, दाल, मक्खन, ये सब खाया हमने तो वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनमें सरल यौगिकों में वो परिवर्तित हो गए। अब सरल यौगिक जो है वो पाचक रसों के साथ और क्रिया करते हैं और
उसके बाद में सरलतम यौगिक में परिवर्तित होते हैं। सरलतम यौगिक मैं पहले भी कई बार बता चुकी, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं, जो वसा खाते हैं, आखिर में वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकोज लेवल ही इसलिए हम हमारे शरीर मतलब ब्लड का जो हम लेवल में टेस्ट करवाते हैं, तो वो ग्लूकोज लेवल ही टेस्ट करवाते हैं कि ग्लूकोज कम या ज़्यादा है, तो उससे आगे का पता चलता है। तो सरलतम यौगिक यानी ग्लूकोज के रूप में जो पूरा भोजन है वो चबाने, पचाने और अवशोषण के बाद में वो ग्लूकोज में परिवर्तित, मतलब अवशोषण के पहले वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब इस ग्लूकोज को जो रक्त है, ब्लड है, वो उस ग्लूकोज को ले लेता है और विभिन्न अंगों में, ऊतकों में और कोशिकाओं में जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है वहाँ उन चीज़ों को दे देता है। ग्लूकोज से अगर मान लो ज़्यादा ग्लूकोज हो गई तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगा, और जो ग्लाइकोजन है वो एक पॉलीसेकेराइड है, और ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में और हमारे जो यकृत और एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनमें एकत्रित हो जाएगा। और भी ग्लाइकोजन से ज़्यादा मतलब ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया, उसके बाद भी ग्लूकोज बच गया, तो वो ग्लूकोज जो है वो फैट में परिवर्तित होके हमारे वसीय ऊतकों में यानी एडिपोज टिश्यूज़ में परिवर्तित एडिपोज टिश्यूज़ में जमा हो जाता है। तो जहाँ भी ज़रूरत होती है ये भोजन ग्लूकोज के रूप में आकर रक्त के द्वारा अवशोषित होकर सब जगह चला जाता है। तो जो अंग इन सब भोज्य पदार्थों को, भोजन के यौगिकों को और इन सरलतम यौगिकों को जो ले जाता है, परिवर्तित करता है, उनसे रिलेटेड जितने अंग हैं हम उनको कहते हैं पाचन अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर ऑर्गन है, मुंह है, ग्रसनी है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो ये छोटे छोटे ऑर्गन हैं और ये सारे पाचन अंग मिलकर एक पूरा पाचन तंत्र बनाते हैं। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से अंग, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र जो है वो दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक है सहायक अंग यानी एसेसरी ऑर्गन्स, और दूसरा है पाचन नली यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो सहायक अंग हैं वो सिर्फ सहायता करते हैं पाचन की क्रियाओं के लिए। और सहायक अंगों में आप देखिए पहले होते हैं दांत, टीथ, उसके बाद में लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स, तीसरे होते हैं यकृत यानी लिवर, और चौथा सहायक अंग है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज, दांत, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय, ये चार अंग जो हैं वो सहायक अंग यानी एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। इनको हम एक एक को डिटेल में लेंगे। अभी हम पाचन नली के बारे में भी थोड़ी बात कर लें कि पाचन तंत्र दो में वर्गीकृत किया, सहायक अंग के नाम तो हो गए। पाचन नली जो है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें भी कई सारे पाचन अंग पाए जाते हैं और वो शुरू होते हैं मुंह से। मुंह यानी माउथ। दूसरा जो पाचन नली का अंग है वो है ग्रसनी, फेरेंक्स। तीसरा है ग्रास नली, ईसोफेगस, ग्रास नली को हम भोजन नली का भी कहते हैं। चौथा है अमाशय यानी स्टमक। पांचवा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली। और छठा है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि ये भी बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखो, तो आप लिखेंगे पाचन तंत्र जो है वो दो भाग में वर्गीकृत किया है। सहायक अंग, सहायक अंग में आप दांत, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय लिख देंगे। फिर लिखेंगे पाचन नली, पाचन नली में आप इन 6 का नाम लिखेंगे, मुंह, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। एक नंबर में इतना ही लिखा जाएगा। फिर हम इसको डिटेल में लेंगे एक एक को।
एक बार मैं इसको पूरे चित्र को आपको बताना चाह रही हूँ कि इस चित्र में टोटल क्या क्या है। ये पूरा चित्र जो है वो हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र है। जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं, इस जगह मुंह में आता है वो। मुंह में आने के बाद में जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो चबाने का कार्य करते हैं। दांत छोटे बच्चों में 20 ही होते हैं क्योंकि वो अस्थायी दांत होते हैं। फिर बड़ों में वो 32 दांत में परिवर्तित हो जाते हैं, वो स्थायी दांत होते हैं। और दांत भी कई तरीके के होते हैं, वो हम उसमें लेंगे, छेदक, भेदक दांत, वो दांत वाले पार्ट में हम पढ़ाएंगे। तो भोजन जो है वो मुंह के अंदर आता है और मुंह में दांतों के द्वारा वो चबाया जाता है। चबाने के बाद में वो अंदर ग्रसनी में जाता है, फेरिंग्स में। हमने पिछले कुछ लेक्चर में श्वसन तंत्र जब पढ़ा था तो उसमें भी ग्रसनी मतलब फेरिंग्स वाला पार्ट आया था। तो इसमें भी ग्रसनी और उसमें भी ग्रास नली। ग्रास नली पीछे है और उसके आगे श्वास नली है, ये सब साथ ही चलती हैं। और उसके पीछे वक्ष कशेरुकाएं, ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं। तो खाना सबसे पहले मुंह में आता है, फिर ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी जो वो है वो एक नलिका में मतलब इसोफेगस ग्रास नली में भेज देती है। ग्रास नली में बिल्कुल भी नहीं रुकता है, मुंह में भी बहुत कम देर के लिए रुकता है जब तक हम चबाते हैं। इसलिए यहाँ भी बहुत कम एंजाइम, एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। उसके बाद में ग्रास नली से सीधा आमाशय। आमाशय हमारा रिजॉर्वियर है, मतलब हमारा स्टोर रूम है। हमारे पूरे शरीर का एक स्टोर है कि भाई 1 से 1.5 लीटर तक उसमें हम भोज्य पदार्थ स्टोर कर सकते हैं। मतलब जितना भी अपन कहते हैं ना कि हम खाए जा रहे हैं यहाँ तक पेट भर गया, मतलब अगर हमने 1.25 किलो तक चीज़ खा ली है, मतलब 1,500 मिलीलीटर की ही इसकी कैपेसिटी होती है। जब मतलब ये बिल्कुल खाली होता है तब तो बिल्कुल ही ऐसे लेटर जे अक्षर के आकार का होता है। बाद में जब भरा हुआ है तब जाके ये इस तरह का होता है। तो अगर जो खाना खा रहे हैं वो आमाशय में एकत्रित होता है और आमाशय में थोड़ी देर तक रहता है और तब तक यहाँ जो भी पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो उस पर एक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और उसको छोटे यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। आमाशय पढ़ाएंगे तब बता देंगे। आमाशय के बाद में अगर ये खाना वापस ऊपर जाना चाहे तो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर, जब मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ मैंने कुछ कपाट यानी कुछ वॉल्व्स पढ़ाए थे। तो यहाँ भी वॉल्व होता है। वॉल्व का काम क्या है कि कोई भी चीज़ जो सही दिशा में आ गई अब उसको गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए कपाट यानी वॉल्व होते हैं। तो यहाँ एक वॉल्व है कार्डियक स्फिंक्टर, वो बाहर आगे वापस से खाने को नहीं जाने देता। उसके बाद में आमाशय के बाद में वो छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में आने के बाद में भी वापस नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ भी पाइलोरिक स्फिंक्टर नामक वॉल्व होता है। जब हम आमाशय पढ़ेंगे तो ये वापस से रिपीट होगा और उसके बाद में यहाँ से ही छोटी आंत चालू हो जाती है। इस जगह से ही छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्योडिनम, एक होता है ज्योजिनम और एक होता है इलियम। तो 3 जो चीज होती है, ये ड्योडिनम को कहते हैं पक्वाशय। ये सी अक्षर के आकार का जो है ये पक्वाशय है और यहीं से ही छोटी आंत चालू हो गई। छोटी आंत जो है वो मैं आपको बताऊं 6 मीटर लंबी होती है, 22 फीट लंबी होती है करीब। ये वाली जो है आप इसमें और भी थोड़ी सी ये बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है। और छोटी आंत बड़ी आंत के जो ये पूरा कर्व होता है, वक्र होता है, आर्च होता है, उसके अंदर रहती है, यहीं से ही चालू हो जाती है। तो पहला पार्ट छोटी आंत का है ड्योडिनम यानी पक्वाशय, फिर होता है ज्योजिनम और इलियम। तो जितना पार्ट, ये तो बहुत छोटा है और जितना पार्ट होता है वो इन दोनों में बंट जाता है।
अब जो पूरा खाना है ये छोटी आंत में बहुत देर तक रहता है, क्योंकि अगर वो 6 मीटर लंबी है तो वहाँ तक धीरे धीरे आता है, फैलने सिकुड़ने की क्रिया से आगे आगे जाता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे पाचक रस होते हैं, जो कि पूरी जितने भी भोजन के छोटे कण हैं और छोटे कण और छोटे कण में करके परिवर्तित करके और एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है, अवशोषण, वो भी छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में यहाँ से आप ये जो जगह देखेंगे, यहाँ से बड़ी आंत चालू हो गई, यहाँ से बड़ी आंत शुरू हुई, यहाँ से यूं 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 और यहाँ तक। तो जब यहाँ ये वाला जो पार्ट है, हम इसका नाम कहेंगे इलियोसिकल वॉल्व। जैसे यहाँ वॉल्व थे, इस जगह वॉल्व था, इस जगह वॉल्व था, यहाँ भी एक वॉल्व है। ये वॉल्व क्यों है? क्योंकि जब खाना पचने के बाद एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया, जो अच्छा है, अब जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो सारा जो है वो इसमें आ रहा है बड़ी आंत में। क्यों आएगा बड़ी आंत में? क्योंकि बड़ी आंत से बाद में रेक्टम में आके और शरीर के बाहर उसको निकाल दिया जाता है। तो इलियोसिकल वॉल्व का ये काम है कि जो अपचित भोज्य पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट, व्यर्थ पदार्थ जो अंदर आ गए बड़ी आंत में, उनको वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देना। मतलब जो भी गंदगी है, जो भी व्यर्थ पदार्थ है, उनको छोटी आंत में वापस से नहीं जाने देने के लिए यहाँ इलियोसिकल वॉल्व होता है। इसके बाद में ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है। बड़ी आंत में हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे पार्ट्स हैं, 7 पार्ट होते हैं। यहाँ से चालू हो रही है ये सीकम पार्ट है, बहुत बड़ा होता है। और ये आप छोटा सा देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। मतलब जैसे अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है कभी कभी, तो इसको डॉक्टर अंधसिरा, हिंदी में हम इसको कहते हैं अंधसिरा, तो ये अंधसिरा है, इसका कोई काम नहीं होता। इसको यहाँ से बांध के और इस वाले पार्ट को जला देते हैं, काट देते हैं डॉक्टर लोग और इसको पैक कर देते हैं। तो इसमें जब दर्द होता है तो तब की तभी हमको उसको हटवाना पड़ता है। अपेंडिक्स का दर्द होता है और अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता है इसका। तो ये बड़ी आंत यहाँ शुरू हुई, ये सीकम एक पार्ट, सीकम सबसे चौड़ा है। सीकम के बाद में ऊपर जा रहा है, ये देखो ये एक पार्ट, फिर दूसरा आरोही कोलन जो ऊपर जा रहा है 2, फिर यहाँ आने के बाद में ये तीसरा आड़ा कोलन, आड़ा कोलन के बाद में ये जो नीचे आ रहा है वो अवरोही कोलन 1 2 3 4, फिर सिग्मोइडल कोलन 5। और सिग्मोइडल कोलन तो पेल्विक कोलन में ही रहता है। पेल्विक कोलन जो पार्ट है उसी में ही सिग्मोइडल कोलन एक मतलब लूप बना के रहता है। और उसके बाद में छठा है मलाशय यानी रेक्टम, जो कि गंदगी को अपने में स्टोर करके रखता है। और फिर है एनस यानी मलद्वार, जहाँ से कि गंदगी बाहर निकलती है। 7 पार्ट्स हैं, 1 सीकम, 2 आरोही कोलन, 3 आड़ा कोलन, 4 अवरोही कोलन, 5 सिग्मोइडल कोलन, 6 मलाशय और 7 मल द्वार। तो इस तरह से जो आज मैंने अभी टॉपिक कवर किया है वो बहुत ही जनरल लेक्चर है पाचन तंत्र के बारे में, कि जो भोजन हम खाते हैं उसको चबाना पड़ता है, पचाना पड़ता है, अवशोषण, ये सब जो है वो पाचन तंत्र करता है। पाचन तंत्र में कौन करता है? पाचन अंग करते हैं। पाचन तंत्र के 2 पार्ट्स हैं, सहायक अंग और पाचन नली। सहायक अंग जो हैं वो कौन से होते हैं? वो दांत होते हैं, वो लाल ग्रंथि होती है, वो यकृत होते हैं, वो अग्नाशय होते हैं। और जो पाचन नली होती है वो बहुत बड़ी सी है, मुंह से चालू होके एनस मलद्वार तक होती है। तो उसमें कौन कौन से अंग है पाचन नली में? मुंह होता है, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, और इनके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम इन सबको एक एक को डिटेल में लेंगे। ठीक, थैंक यू।